जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आज चैप्टर 1 पूरा का पूरा चैप्टर क्लास 12 जो भी बच्चे होंगे क्लास 12 में वो देख रहे हैं, आज उनको पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में चैप्टर 1 कवर किया जाएगा। मतलब कि ये चैप्टर 1 की मैराथन क्लास है। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमने इन पेजों पर लिख लिया है। उसका एक विधिवत नोट्स बना लिया है कि कैसे कैसे आपको नोट्स लिखना है, साफ और स्वच्छ अक्षरों में हमने लिख लिया है। इससे आप लोग को आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। देखिए, पहली टॉपिक वैद्युत आवेश से लेके चैप्टर 1 की लास्ट टॉपिक है गोली आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लास्ट टॉपिक पूरा का पूरा 17 पेज में है, मैंने कवर कर लिया है। तो आप लोग को क्या करना है, आज इत्मीनान से बैठ जाइए कुर्सी पर, कहीं पर भी। आप लोग को एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है। अब आप लोग पूछेंगे कि आप नोट से अपने क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखिए, नोट से पढ़ाने का मतलब ये है बाबू कि अगर मैं इसको लिख के पढ़ाऊँगा, आप लोग समझ रहे हैं बात को। अगर मैं इसको लिखने बैठूँगा तो ये वीडियो कहीं ना कहीं 4 या 5 घंटे की चली जाएगी। आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप डालेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 मैराथन तो कम से कम 4 या 5 घंटे की वीडियो मिल जाएगी आपको पूरा का पूरा क्लास। लेकिन मैंने सोचा कि इतना टाइम आपका वेस्ट न करके पहले आप लोग को क्या करूं, पहले आपको ऑलरेडी इसको लिखने में ही कई घंटे मुझे लगे हैं। पूरा आप समझ सकते हैं, पूरा 17 पेज मैंने लिखा है। तो इस 17 पेज को लिखने में ही जितना समय लगा मेरा लगा, आपका टाइम लिखने में बर्बाद ना हो। केवल मैं इसको पेज पर नोट्स पे समझा दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर अपने टॉपिक को लिख लेंगे। आपका पूरा का पूरा कम से कम 2 या 3 घंटे बच जाएगा। मुश्किल से वीडियो 1 घंटे या 1.5 घंटे की होगी या 1 घंटे 20 मिनट की होगी। सोचिए, कहीं आपका 4 या 5 घंटे लगता, कहीं ना कहीं ये काम 1 घंटे 20 मिनट में हो जा रहा है। समय यहाँ पर भी पूरा लगता है, लेकिन मैंने पहले ही नोट्स इसका विधिवत पूरा का पूरा बना लिया है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो इसी तरह जैसे फिजिक्स का आज चैप्टर 1 आया है, आज चैप्टर 1 आ रहा है, कल चैप्टर 2 आएगा, फिर चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 5 आएगा। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि वन शॉट में भी आएगा, पार्ट वाइज भी आएगा। तो आप हर तरीके से रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। एमबीपी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे फिजिक्स का आ रहा है वैसे ही केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है, अब अपने आप को कमर कस लीजिए और तैयारी को अब आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए, इतना हो गया इंट्रो। अब आप टॉपिक शुरू करते हैं। पहली टॉपिक वैद्युत आवेश से लेकर चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश का क्षेत्र। अंतिम टॉपिक है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में गोली कोष के कारण तीव्रता। मैंने अभी आपको दिखाया। पूरा का पूरा आज चैप्टर कवर करेंगे। वैसे तो चैप्टर मैंने आपको शुरुआत में फिर से बता दे रहा हूँ कि ये 4 या 5 घंटे का चैप्टर कवर होता अगर मैं लिखता वाइट बोर्ड पे या पेज पे, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स को बना लिया है कई घंटों में मेहनत करके। तो यहाँ पर आपको केवल समझना है, मैं आपको समझाऊंगा और आपको वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और टॉपिक शुरू करते हैं वैद्युत आवेश। टॉपिक शुरू करते हैं वैद्युत आवेश। चलिए, वैद्युत आवेश क्या है, जब तक पूरा वीडियो खत्म न हो जाए वीडियो में बने रहिएगा। तो पूरा चैप्टर ख़त्म करके हम यहाँ से आज उठेंगे, मैं भी और आप भी। ठीक है, चलिए, वैद्युत आवेश क्या है, जब दो भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनमें प्रत्येक में से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे पदार्थ का वैद्युतमय अतः आवेशित हो जाना कहते हैं। अतः वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। जाहिर सी बात है, कोई वस्तु आकर्षित होगी या प्रकर्षित होगी तो वैद्युत बल आरोपित करेगी ना, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है बाबू? वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। वैद्युत आवेश का कोई मात्रक पूछे तो आप करेंगे कूलाम। ठीक है, अब कूलाम के बारे में पढ़े तो कूलाम का नियम को भी पढ़ते चलेंगे। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के लिए 2 स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं, Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी R है बाबू। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती और तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर भी ध्यान देते रहिए, होता है। यह दोनों बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यदि 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 हों, इनके बीच की दूरी R हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यह इज डायरेक्टली, ये देख लीजिए यूनिवर्सल है। ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यह इज अनुपाती Q1 Q2। ये रेसिप्रोकल होता है। यह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जहाँ के क्या है, के एक अनुपाती नियतांक है। कौन सा के? ये वाला के। कह रहे हैं कि यहाँ जहाँ के क्या है, अनुपाती नियतांक है। देखिए फैन चल रहा है तो उसमें थोड़ा पेज उड़ेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, हम उसको विधिवत पकड़ कर बताएंगे, ठीक है। तो पेज थोड़ा सा उड़ रहा है लेकिन मैं पकड़ा हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, उससे डिस्टर्ब मत होइएगा। अब अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जहाँ के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर कूलम स्क्वायर निर्वात वायु के लिए इसकी वैल्यू होती है। सुविधा के लिए के को 1/4πε0 लिखा जाता है बाबू। 1/4πε0 की वैल्यू यही, सेम चीज़ इसी को के लिखा गया है तो वैल्यू भी वही होगी। जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, ε0 का मान अगर पूछे 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ F = K Q1 Q2/r² है, तो K की वैल्यू 1/4πε0 रख देंगे। निर्वात वायु के लिए ये K क्या है, ये भी निर्वात ये क्या है, परावैद्युतांक का है, तो निर्वात वायु के लिए K = 1, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही है कूलम का व्यंजक, ठीक है। अब चलते हैं वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। यदि वैद्युत मार्ग में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो बल की दिशा में चलने लगेगा। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश के चलने की दिशा में निरंतर बदलती जाएगी, अर्थात आवेश वक्राकार मार्ग पर चलेगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। देखिए वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो बल की दिशा में चलने लगेगा। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश के चलने की दिशा में निरंतर बदलती जाएगी, अर्थात आवेश वक्राकार मार्ग पर चलेगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। देखिए फिगर के द्वारा कुछ समझाया गया, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये धन आवेश से ऋण आवेश है, पास पास रखे जाएंगे तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर जाएंगी क्योंकि आकर्षित करेंगे। अगर धन इसको पास लाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर और इसके अंदर की ओर जा रही हैं, क्योंकि यही तो बल रेखाएं इधर अंदर की ओर आ रही हैं। अगर दोनों धन या दोनों ऋण रखेंगे तो होगा क्या, दोनों से दूर दूर जाएंगे क्योंकि ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इतना समझ में आया आप लोग को? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं आगे। देखिए लेकिन उसको डायरेक्ट परिभाषा कैसे लिखेंगे और अच्छे से देखिए अंत में बताया गया है कैसे लिखना है। कैसे लिखना है इसको देखिए कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस देखिए वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसकी परिभाषा आप लिख देंगे इस तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। मैंने बताया ना 1 या 1.5 घंटे में, उससे कम में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा क्योंकि हमने सब कुछ पहले से ही लिख लिया है। तो वीडियो तो 4 या 5 घंटे में नहीं जाएगी क्योंकि सब कुछ लिखा है, बस आपको समझाना है पढ़कर मुझे, ठीक है। चलिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E/F Q0 होगा। इसकी बीमा आप लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चलिए निकालते हैं। एक आवेश Q0, एक परीक्षण आवेश Q0 लिए, इसके बिंदु P, दोनों बिंदु के बीच की दूरी R, इस पे बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। देखते हैं क्या है। माना कि +Q कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश +Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है। इस फिगर को अपने दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। चलिए करना क्या है बाबू, अब कूलम का नियम लगा देना है। कूलम के नियम में क्या लगाना है, कूलम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश +Q पर लगने वाले वैद्युत बल का मान F = 1/4πε0 K Q0/r² न्यूटन। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 1/4πε0 Q Q/r² न्यूटन प्रति
कुलाम, निर्वात या वायु के लिए के की वैल्यू 1 रख देंगे, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² कुलाम, जहाँ 1/4πε0 9 × 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश, देखिए यहाँ पर देखिए, किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -q तथा +q कुलाम है, उनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल टू Q × 12 2pl होगा। अब देखिए क्या लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। सही बात है, इसीलिए पहले -q लिखा गया है, बाद में +q लिखा गया है। ये नहीं कि पहले +q बाद में -q, नहीं, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। मात्रक कुलाम मीटर। ठीक है, चलिए अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालेंगे बाबू। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता दो निकाली जाएगी, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षी स्थिति में। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन बन गया है, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षी स्थिति में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला कंडीशन मैंने बताया ना कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो एक वैद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाएंगे, -q +q, बीच की दूरी 2l। अब मध्य बिंदु इसमें बना दिया गया है, तो l और l। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब -q के कारण तीव्रता E2 है, +q के कारण E1 है। ये माइनस है तो इसलिए इस ओर है, ये प्लस है तो इसके बाहर की ओर है। समझ रहे हैं? तो इसी E1 और E2 को जोड़ देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे बाबू। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB चित्र में है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिवर्तन k है। अब वैद्युत द्विध्रुव -q +q कुलाम आवेशों से बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, दिख रहा है ना आपको, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि वैद्युत द्विध्रुवों के -q तथा +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 और E2 हैं। तो आप बताइए इस +q और -q से अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है तो इससे दूरी भी तो, इस बिंदु की इससे दूरी भी तो निकालनी होगी, लेकिन ये तो दूरी दी गई है इसके मध्य बिंदु से। तो अगर +q के निकालेंगे तो यही l, इस दूरी में से l घट जाएगा। अगर इससे निकालेंगे यहाँ तक तो r में यही l जुड़ जाएगा। तो E1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r - l²। क्यों बताइए, E1 किसके कारण है, E1 +q के कारण है ना, E1 +q के कारण है। तो इस पूरी दूरी में से r में से l घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, तो r - l²। अगर ये पूछे E2 तो r + l²। अगर E2 बात की जाए तो E2 इसके कारण है तो r + l²। तो ये r यहाँ तक है, l ये r + l²। ठीक है, फार्मूला है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कि E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो दूरी r क्या है, दूरी तो है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से समझिए, तीव्रताएं E1 और E2 एक ही दिशा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है, अतः बिंदु पर परिणामित तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। हालांकि ये तो किया जा रहा है योग, लेकिन बात यह है कि E2 की दिशा ऋणात्मक है तो धन ऋण का गुणा कर देंगे, माइनस आ जाएगा, इसलिए E इक्वल टू E1 - E2 हो जाएगा। 1/4 दोनों की वैल्यू रख दीजिए E1 E2 की, 1/4πε0 Q/r - l², 1/4πε0 Q/r+l²। Q/4πε0 के कॉमन हो जाएगा, 1/r - l² - 1 + r+² एलसीएम लेंगे, इसके 2 घात पे पहुंच जाएगा। आप इसमें इसका भाग देंगे तो एक बचेगा और एक ये बचेगा r+l। देखिए r माइनस ये क्या है, इसमें अगर इसका भाग देंगे, एक बार इसका भाग देंगे, फिर इसका गुणा हो जाएगा, फिर इसका भाग देंगे, उसका गुणा हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप बताइए, r + l² - r - l²। ये तो बीजगणित है। Q/4πε0 k, 4πε0 k, अब 4lr l² r² का होल स्क्वायर 1/4πε0 2ql, इसमें से अलग कर लेंगे। क्यों, 2ql की जगह p रख देंगे, 2ql की जगह p रख देंगे आगे वाले में। 2ql क्या हमने बताया है, p। 2ql क्या है, p है। p मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण।
चलिए E इक्वल टू 1/4πε0 के 2pr 2p, यहाँ 2ql था, वहाँ p रख दिया गया r माइनस एल स्क्वायर। करना क्या है इसमें, चूँकि हम कहेंगे कि r की तुलना में यल बहुत छोटा है तो यहाँ पर यल को नगण्य मानेंगे, हालांकि ये जीरो तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन इसको जीरो मानेंगे तो ये r पावर 4 हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब बचेगा। समझ रहे हैं, ये केवल r पावर 4 बचेगा, r से r कैंसिल, 1/4πε0 के 2p/r के न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात या वायु के लिए k केवल न्यूल E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r के न्यूटन प्रति कूलम, जहाँ 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर पूछे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या करेंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसको आप लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए। एक वैद्युत द्विध्रुव खींचेंगे, इसकी निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P लेंगे, वहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर भी E1 E2 था, वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी E1 E2 जोड़ देंगे, तीव्रता निकल जाएगी। माना कि बिंदु P वैद्युत क्षेत्र AB के लंबार्धक रेखा पर मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कम से E1 और E2 हैं। बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी √r² प्लस l स्क्वायर है, तो ये AP और BP बराबर है √r² प्लस l स्क्वायर। E1 क्या हो जाएगा आप बताइए, 1/4πε0 के Q/r²। r² क्या है, ये क्या है दूरी, ये दूरी क्या है, ये तो r है, ये वाली ये तो r है, मान लीजिए इसके मध्य बिंदु से ये वाली दूरी कितनी है, √r² प्लस l स्क्वायर, तो करड़ी हट जाएगा। ये भी सेम होगा r² प्लस l स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। समझ रहे हैं, अब चूँकि ये दोनों परस्पर बराबर हैं परंतु दिशाएं भिन्न हैं, अब होगा क्या, इसमें एक इस वाले फिगर को यहाँ इसको घटकों में तोड़ा गया है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा समझिए, हम लोग को भी दिक्कत हुई थी इसको समझने में, आपको भी थोड़ा सा समय देना होगा, बार बार दोहराना होगा। देखिए कह क्या रहा है, इन्होंने कहा रहा है कि E1 और E2 को MB के लंबवत और समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर AB के लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं। जबकि AB के समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, अतः P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। देखिए ये चीज़ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम इसको बाहर फिगर को करें तो ये जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के जो लंबवत घटक हैं निरस्त हो जाएंगे, लेकिन जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे बाबू। उसी चीज़ को इन्होंने कहा है। चलिए समझते हैं इसको भी क्या है। देखिए जो पेज हो जा रहा है मैं उसको अलग रख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा 2 या 3 सेकंड का समय लग रहा है बीच बीच में। ठीक है, पेज को एक और रखना पड़ रहा है। हो गया है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए 1/4πε0 के Q/r प्लस l स्क्वायर cos थीटा, 1/4πε0 के Q/r² प्लस cos थीटा, 2 cos थीटा, ये तो कॉमन है। अब cos थीटा की वैल्यू आप फिगर में देखे होंगे क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अच्छा आप बताइए वहाँ आधार क्या था, आधार था यल, कर्ण क्या था, वो दूरी थी, आवेश से दूरी थी, आवेश से दूरी की वैल्यू √r² प्लस l स्क्वायर थी, अभी पीछे पड़े, और वो हाफ यल था भाई, मध्य बिंदु था। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या था, उस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का आधा भाग था, कर्ण क्या था, आवेश से दूरी, दूरी क्या हो जाएगी √r² प्लस l स्क्वायर पावर, इसको 1/2 लिखा गया। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r² प्लस l स्क्वायर, ये तो पहले से था। अब यहाँ cos थीटा 2 cos थीटा, तो 2 × l/r² प्लस l स्क्वायर पावर 1/2, 1/2 जोड़ के 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 2l मिल गया है तो इसको P लिख देंगे। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 के P/r² प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। सेम वही काम करेंगे पिछला वाला कि r की तुलना में l बहुत कम है, निगलेक्ट कर देंगे। अब r² बचा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r पावर 3 बचा। निर्यात वायु के लिए k की वैल्यू 1 रख देंगे, क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 P/r की न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की ई दिशा वैद्युत क्षेत्र के अक्ष के समांतर धनावेश से ऋण आवेश की ओर है। ठीक है, देखिए अच्छी स्थिति में 2p/r की, निरक्षी स्थिति में 1 p/r की न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए एक और टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव से ही रिलेटेड, उसको भी खत्म कर लेते हैं बाबू। टॉपिक है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। चलिए देखते हैं क्या है। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है।
यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब फिगर में देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके ध्रुवों के आवेश -q तथा +q हैं तथा उनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण +q पर एक बल QE लग रहा है, -q के कारण उतना ही बल विपरीत दिशा में लग रहा है। अब ये दोनों बल F एक दूसरे के विपरीत वो समांतर हैं, अतः यह एक बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रत्यानयन बल युग्म का गुण जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं निम्नलिखित है। टाउ क्या होता है? एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए फिगर देखिए, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ये चीज़ निकालने की बात कर रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब, लंब क्या है? लंब क्या है आप बताइए। इसी लंब की वैल्यू हमें निकालना है। लंब अपान कर्ण, कर्ण की वैल्यू है 2l, 2l लिख देंगे नीचे, 2l साइन थीटा। लंब की वैल्यू निकल गई कितनी? 2l साइन थीटा। वही तो हमें निकालना था। टाउ इक्वल टू एक बल F और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी 2l साइन थीटा। बल की वैल्यू QE 2l साइन थीटा, 2QL E साइन थीटा, PE साइन थीटा, ये P हो जाएगा। 2QL इक्वल टू P, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। वेक्टर रूप में लिखेंगे तो वेक्टर टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अगर विशेष स्थितियाँ की बात करें तो थीटा इक्वल टू 0 पे साइन 0 तो टाउ 0, 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा। थीटा बराबर 180 फिर साइन 0 तो टाउ 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, हमने आधा भाग लगभग क्लियर कर लिया है बाबू। थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए। आधा भाग हमने क्लियर कर चुके हैं हम लोग। अब आधा भाग इस चैप्टर का बचा है, जिसमें हम लोग इसको भी कवर कर ही डालते हैं। ठीक है, अब भाई पूरा चैप्टर की बात मैंने की है तो पूरा का पूरा चैप्टर भी कवर करना होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब चलिए, आधा चैप्टर है, अब इसको भी आधा भाग खत्म हो गया है, आधा भाग है, इसको भी खत्म कर डालते हैं। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? वेक्टर ए इक्वल टू एन कैप ए, ये होता है एरिया। एन कैप इसका एकांक सदिश, वेक्टर ए इक्वल टू एन कैप ए। घन कोण की बात करें बाबू तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपन आर स्क्वायर। अब ये भी याद रखिएगा कि अगर ओमेगा की बात करें टोटल तो 4 पाई स्टेयर रेडियन, डी ओमेगा की और एक वैल्यू होती है डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर। अगर मैं आगे वैल्यू में रखूँ तो इस चीज़ को आप लोग फोकस रखिएगा, ये नहीं कहना कि ये कहाँ से आया। इस चीज़ को थोड़ा सा घन कोण इसलिए मैंने इसको लिख दिया है कि कुछ मिनट का टाइम लगेगा, इसको बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू होती है हमारी टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। पढ़ते हैं इसको। वैद्युत फ्लक्स क्या है? देखिए फिगर को भी दिमाग में रखिए, कैसे किस ओर, ऐसा नहीं कि इधर लिखना है इधर फिगर बनाना है। जैसे जैसे मैं लिखा हूँ, जैसे जैसे नोट्स लिखा जाता है वैसे वैसे पढ़कर सब कुछ मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको इसी तरह से नोट्स बनाना है, इसी तरह एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है बाबू, चलिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, जिसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, हाँ। चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया गया है। डी ए एक पृष्ठ अवयव है, डी ए एक पृष्ठ अवयव है जिसका परिमाण डी ए है। इसे डी ए वेक्टर से निरूपित करते हैं। माना कि पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब इसके स्केलर गुणन ई डॉट डी ए को होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, जहाँ समाकलन आप समोच्च पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल है। ठीक है, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर निकल रही हैं तब वैद्युत फ्लक्स फाई धनात्मक होता है, अगर पृष्ठ के अंदर जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अब इसका व्यंजक नेक्स्ट पेज में हम निकालते हैं। इसका व्यंजक क्या होगा? फिगर इसके बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब इसका व्यंजक निकालते हैं बाबू। इसका हम लोग व्यंजक निकालते हैं। चलिए, व्यंजक इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के विलंबवत घटक के पृष्ठ के समाकल बराबर होता है। ठीक, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बंद पृष्ठ है, अर्थात यह आयतन को परिबद्ध कर रहा है जैसे वायु भरे गुब्बारे का पृष्ठ, तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू समाकलन आप या समेसन आप इसको बंद पृष्ठ से दिखाएंगे ई डॉट डी ए। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाता है, तब फाई इक्वल टू समाकलन आप ए ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कास थीटा, फाई इक्वल टू समाकलन आप ए ई डी ए कॉस थीटा। ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, समाकलन आप डी ए इक्वल टू मतलब पूरा का पूरा एरिया, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कास थीटा या फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये चीज़ समझ में आया आप लोग को? ठीक है,
विशेष स्थितियाँ थीटा इक्वल टू 0 तो कास 0 की वैल्यू 1, थीटा 90 कास 90 0। अगर वैद्युत प्लस की मात्रक और विमाएँ की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पावर -1, बीमा की बात करें ml t पावर -3 a पावर -2। ठीक, चलिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय की तरफ आगे बढ़ते हैं। गॉस की प्रमेय क्या है? बस अब 2 ही टॉपिक बच गए, गॉस की प्रमेय और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। लेकिन उस अनुप्रयोग में 3-4 अनुप्रयोग हैं और गॉस की प्रमेय है, इसको कवर कर लेंगे बाबू। पूरा का पूरा चैप्टर 1 महामैराथन खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमको कम से कम समय में नोट्स के द्वारा केवल रिवाइज करना है, पढ़ना है, समझना है और कैसे इसमें सारा चीज़ हो जा रहा है। समझ रहे हैं? 4 या 5 घंटे की भी क्लास होगी, यूट्यूब पे पड़ी है, किसी की भी आप उसको भी देख लेना। जैसे उसमें है आपको नोट्स बनाना होगा, वो चीज़ों को लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिख के समझाएंगे। मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग को पहली बार मैंने सोचा है कि नोट से पढ़ाऊँ, ताकि आप पहले देखिए। पहले मैं भी चाहता तो वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था या लिख कर पढ़ा सकता था, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता। पहले आपको दिखाना है कि नोट्स ऐसे आपको बनाना है, फिर इसके बाद मैं भी इसको वाइट बोर्ड पे कवर कराऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वाइट बोर्ड पे मैं भी इसको कवर कराऊंगा, लिख कर भी बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप शॉर्ट में कम समय में नोट्स के द्वारा पहले पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ A से परिबद्ध आवेश Q हो तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई = Q/ε0 होता है। फिगर दिमाग में बैठाइएगा। परंतु बंद पृष्ठ A से वैद्युत फ्लक्स फाई देखिए, फाई = समाकलन इसको बंद पृष्ठ की तरह दिखाएंगे E.dA, और यही होता है फाई यही Q/ε0 के बराबर होता है, और यही इसका व्यंजक है। देखिए फिगर को दिमाग में रखिए, एक फिगर लिया गया है, प्लस Q आवेश केंद्र पर लिया गया है, d घन कोण है, इसके r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है और dA वेक्टर है। ठीक है, चलिए देखते हैं उपपत्ति, मतलब कैसे फार्मूला आया, इसको डिराइव करेंगे। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर, अब देखिए थोड़ा सा मैंने फिगर ऊपर बना दिया है, थोड़ा समझिए। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q ठीक एक बिंदु पृष्ठ A के भीतर, ये पूरा पृष्ठ A है, यहाँ पर A मैंने लिखा है, वो बिंदु O पर स्थित है। माना कि इस पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल लघु अवयव dA है। ठीक है, माना कि OP = R। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव dA को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए वेक्टर dA वेक्टर से निरूपित कर सकते हैं, निरूपित किया गया है। अब क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स d फाई = E.dA AdA cos थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर E और D के बीच का कोण है, तो E = 1/4πε0 Q/r², तो d फाई = Q/ε0 dA cos θ/r²। भाई इसको अगर छोटा भाग लेंगे तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, परंतु dA/cos θr² = d ω, जो कि बिंदुओं पर अंतरित घन कोण है। अब इसको देखिए, अब इसको आगे पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था, एक मिनट, इस पेज को हम एक और रखते जा रहे हैं जो ख़त्म हो रहा है, बस इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बाबू। ठीक है, d फाई = क्या हो जाएगा, Q/4πε0 d ω। संपूर्ण पृष्ठ A के बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई = E.dA Q/4πε0 d ω, यही चीज़ बराबर कर दिया गया है। चूँकि इसकी वैल्यू क्या होती है 4π, तो 4π रख देंगे, 4π से 4π कैंसिल, Q/ε0 फाई = Q/ε0, यही गॉस की क्या है, प्रमेय। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बची बाबू गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ। और इसमें 3 या 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग हैं, चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म। ठीक है, आपको नोट्स भी मिल गया, नोट से समझ में भी आ गया, पूरा चैप्टर भी कवर हो गया। ठीक है, चलिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। अब देखिए, अब इस गॉसियन पृष्ठ को ही खींचने में कितना समय लग जाता है। हालांकि ये काम मैं भी करूँगा, वाइट बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बात पहली बार बाबू नोट से पढ़ लीजिए। नोट से कैसे लिखना है, कैसे कितनी लैंग्वेज में कितना लिखना है और कहाँ कैसे लिखना है, ये चीज़ आप लोग को अगर नोट से एक बार, नोट से पढ़ाने का मतलब बस इतना सा है, नोट से अगर एक बार समझ गए तो फिर वाइट बोर्ड पर कहिएगा या लिख कर कहिएगा, जैसे कहिएगा, बात तो वही है, लेकिन कराऊँगा। लेकिन अंतर यही है
कि नोट से मैंने जो पढ़ा रहा हूँ वो 45 या 50 या 1 घंटे का वीडियो होगा। अगर मैं वाइट बोर्ड पे लिख कर पढ़ाऊँगा, पूरा सब कुछ लिख कर, तब क्या होगा 4 या 5 घंटे या 2 या 3 घंटे की वीडियो जो भी होगा जाएगा। आपको थोड़ा सा वहाँ तसल्ली से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, वैसे आपकी मर्जी, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, आपकी मर्जी। यदि कोई आवेश q लंबाई l की किसी रेखा सरल अथवा वक्र पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे प्राय लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्यों बताया, इसका यूज है, आप याद रखिएगा, लैम्डा इक्वल टू q/l, थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। माना कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर है। माना कि तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। अब थोड़ा सा समझिए इसको। एक तार लिया गया है अनंत लंबाई का एक समान तार, जिसका रेखीय घनत्व इन्होंने बताया कि लैम्डा है, ठीक है। इस तार के निकट इन्होंने बताया कि बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समाक्ष गॉसियन बेलाकार पृष्ठ खींचते हैं, जिसके DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E डॉट DA cos थीटा की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों समांतर हैं। एक और निकालेंगे इसकी, इस बिंदु पर यहाँ पर लंबवत होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके बीच का कोण 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, EDA, ठीक है। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू E डॉट DA EDA, ठीक है। EDA में E कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा DA। अब बताइए इसका एरिया क्या होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, फाई इक्वल टू E डॉट DA EDA, ठीक है, वेक्टर हटा दिया गया है। cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो उसको लिखने का मतलब नहीं है, EDA, ठीक है, E बाहर हो गया। इस DA इस वक्राकार पृष्ठ की जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 2πrl, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गोले के लिए क्या देखेंगे, 4πr², यहाँ पर बेलन है तो 2πrl रख देंगे, तो फाई इक्वल टू E इंटू 2πrl। E डॉट DO 0, यहाँ वाला E डॉट DO 0 है क्योंकि इसके बीच का कोण 0 है, तो सभी स्थानों पर लंबवत है। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू 2πrl, गॉस की प्रमेय फाई इक्वल टू q/ε0 ये होती है। लेकिन q की वैल्यू λ/l, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, लैम्डा इक्वल टू q/l से। देखते हैं आगे देखते हैं बाबू। फाई इक्वल टू λ/l/0, तो E इंटू 2πrl की वैल्यू जो होगी, हम इस फाई के बराबर कर देंगे λ/l/0, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू λ/2π0r और इंटू 2 लैम्डा। देखिए ये इसको 2 लैम्डा बाद में बनाया गया है, ये क्या है 2πrl 2πr, ठीक है। यहाँ पर यल से यल कैंसिल, इन दोनों को जब बराबर करेंगे E इंटू 2πrl इक्वल टू λ/l/0, यल से यल कैंसिल, 2πr एक जगह, ε0 एक जगह। अब इसी को देखो, इसको 4π0 बनाने के ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, 2 λ/r हो जाएगा, ठीक है। इसी को वेक्टर रूप में लिख दिया गया है, क्लियर। अब अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो देख लीजिए आप लोग। अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समतल चादर बनाई गई है, इसमें भी गॉसियन बेलन खींचा गया है, जिसपे 2 बिंदु लिए गए हैं, दोनों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के जोड़ देंगे, आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ A पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे प्रायः सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A है। इस चीज़ का भी यूज होगा आगे। देखिए, माना कि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल चादर के निकट से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि चादर की दूसरी ओर बिंदु P पर सममित बिंदु P' है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल A है। आगे देखते हैं इसको। बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोनों सिरों पर जोड़ेंगे, फाई E डॉट DA, दोनों का E डॉट DA, चूँकि समांतर है दोनों के बीच का 0 2EA हो जाएगा, ठीक है, 2EA हो जाएगा। और जहाँ जहाँ लंबवत है वहाँ तो cos 90 की वैल्यू 0, तो टोटल फ्लक्स 2EA हो जाएगा।
अब हम जानते हैं क्या, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, और क्यू की वैल्यू सिग्मा ए अपन सिग्मा ए है, और यही सिग्मा ए इसमें रख के इसी फाई से तुलना कर देंगे, 2 ए सिग्मा अपान ए अपान एप्सिलॉन जीरो, ए से ए कैंसिल, ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये हो गया वैल्यू इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये व्यंजक किसके लिए था, अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक, चैप्टर 1 की लास्ट टॉपिक, चैप्टर 1 की लास्ट टॉपिक, इसमें 3 बिंदु होंगे कि एक समान रूप से आवेशित गोले के कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 3 बिंदु हैं, बाह्य बिंदु पर, और है एक क्या है कोष पर, और एक क्या है आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। यही तीनों कवर कर देंगे। चैप्टर पूरा का पूरा देखिए 45 मिनट के अंदर ही पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया, जबकि पूरा का पूरा वीडियो बननी चाहिए थी कि कम से कम 3 या 3.5 घंटे में या 4 घंटे में, लेकिन उसको आपने 45 मिनट 1 घंटे के करीब में कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने नोट्स पे उतना समय तो हमने लिखने में दे ही दिया है, इसको पूरा विधिवत रच रच के हमने लिखा है, कम से कम कई घंटों का समय गया है, लेकिन आपका समय बर्बाद नहीं हुआ। ठीक है, चलिए माना कि त्रिज्या r की एक विलगित गोली कोष है, यहाँ पर r त्रिज्या का देख रहे हैं, r त्रिज्या का एक विलगित गोली कोष है जिस पर प्लस q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस कोष के बाहर कोष के पृष्ठ पर तथा कोष के भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर के लिए एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, अंदर के लिए एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। पहले बाहर के लिए पढ़ लेते हैं, जो बाहर के लिए आएगा वही फार्मूला अंदर के लिए, और वही फार्मूला कोष पे लगाकर फार्मूला हम वहीं से डिराइव कर लेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे बाबू। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा बाहर वाला। माना कि आवेशित कोष के केंद्र O पर r दूरी पर r इज ग्रेटर देन r, हाँ ये तो होगा, ये जो स्मॉल r है भैया ये तो बाहरी कोष का है ना, तो वही आंतरिक कोष से तो कहीं ना कहीं इस वाले से भी और इस वाले से भी बड़ा ही होगा, तो इसमें लिखने वाली बात नहीं, समझ जाइए। एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए हम बिंदु P से गुजरने वाला r त्रिज्या r का एक संकेंद्री, r त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त गोला खींचते हैं। क्यों? इसके बाहरी बिंदु पर निकालने के लिए, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, हम गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA पर विचार करते हैं। इस अवयव पर वैद्युत वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों ही बाहर की ओर दृष्टितः तीव्र हैं। हाँ, यदि उनके बीच का कोण 0 है, अतः क्षेत्रफल अवयव DO से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अरे भाई नहीं दिख रहा है आपको, इनके ये दोनों लाइन समांतर है ना, इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा, तो का 0 EDA हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट DA, और हमने देखिए इसके पिछले वाले में बेलन आया था तो उसकी एरिया 2 पाई आर एल रखे थे, गोला आया है 4 पाई स्क्वायर रख देंगे, फाई इक्वल टू ई 4 पाई स्क्वायर, फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, तो इससे तुलना करा दिया गया है और कुछ किया नहीं गया है। ई इंटू 4 पाई स्क्वायर बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, गॉस की प्रमेय से ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपन आर स्क्वायर, ये बाहरी कोष के लिए। अब केंद्र पे बोलेगा, अगर कोष पे बोलेगा तो कोष की त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर, यहीं पर कैपिटल आर रख देंगे, यहाँ पर कैपिटल आर रख देंगे, वो फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा सा डिराइव किया है, आगे समझिए उसको कैसे। किसी बिंदु आवेश की कारण दूरी पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता ई के लिए यही सूत्र है, अतः स्पष्ट है कि एक समान आवेशित गोली कोष बाह्य बिंदु के लिए ठीक वैसा व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर हो। बिल्कुल सही बात है। यदि कोष का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब Q इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, यहाँ से इस चीज़ को लिया गया है। ठीक है, सिग्मा अपान ए की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ से लिया गया है, समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर मैंने एक और इसलिए लिख दिया है। ई इक्वल टू 1/4 एफ स्क्वायर क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू रख दिया गया है 4 पाई, 1/4 पाई एफ इंटू 4 पाई स्क्वायर सिग्मा अपान आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, जो बचा इसको थोड़ा सा अलग अलग डॉट करके लिखा गया है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ठीक है, सेम ये वैकल्पिक सूत्र इसको बोलते हैं, इसको भी और इसके पहले जो है उसको भी लिख सकते हैं। अगर कोष के पृष्ठ पे बात करें तो अभी मैंने बताया कोष के पृष्ठ पर मतलब जो कैपिटल आर था वही स्मॉल आर हो गया, बस कैपिटल आर की जगह अगर स्मॉल आर रख देंगे तो वो दोनों टर्म कट जाएंगे भाई, आर बराबर आर, क्योंकि जो हमने गोला खींचा था वो कौन सा था, स्मॉल आर था, अब उसके कोष पे ही खींचा जा रहा है कैपिटल आर पे, तो वो दोनों त्रिज्याएँ तो बराबर हैं, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू। आंतरिक बिंदु पर जीरो होगा, इसका रीजन क्यों बताया गया है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है, हमने बोला था उसके पृष्ठ पर आवेश है, वही चीज़ सेम चीज़ इस पर लिखा गया है कि माना कोष के भीतर एक बिंदु पी डैश है, चूँकि आवेश कोष के पृष्ठ पर वितरित है, कोष के भीतर तो कोई आवेश ही नहीं है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, अतः वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी, तो भाई बिल्कुल होगी क्योंकि उसके भीतर तो कोई आवेश ही नहीं है। तो देखिए बिल्कुल 40 मिनट में ये आपका वीडियो पूरा कवर हो गया। थंबनेल में देखिए पूरा मैंने चैप्टर 40 मिनट में कवर कराया।
थंबनेल में भी लगाऊंगा, आप लोग भड़किएगा मत। देखिए पहली टॉपिक वैद्युत आवेश से लेकर पूरा का पूरा बाबू एक एक टॉपिक पूरा चैप्टर 1 का हमने कवर करा दिया एनसीईआरटी के बुक से। लास्ट टॉपिक यही है, गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके आंतरिक बिंदु पर, ओस पर, पृष्ठ पर, सारा का सारा चैप्टर हमने 40 मिनट में कवर करा दिया। नेक्स्ट टाइम अगर इसको वाइट बोर्ड पे कवर कराऊंगा तो मुश्किल से मुझे लगता है 3 या 4 घंटे की क्लास होगी, वहाँ पर भी आप कवर कर लीजिएगा, वहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, समझिएगा। लेकिन इस 40 मिनट के वीडियो में चैप्टर 1 के मैराथन में अब आप लोग को क्या सीखने को मिला कि नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स को कैसे लिखते हैं, किस तरह फिगर बनाते हैं, और इस तरह आप सुंदर और साफ में अक्षरों में नोट्स को बनाएंगे। और जितनी भी टाइप की थी आप इस तरह स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, इसको नोट्स को बनाते जाएंगे और रिवाइज करते रहेंगे। कल इसी तरह हमने चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरह का मैं लगातार नोट्स बना रहा हूँ अपना, और इसी तरह वीडियो में बनाता रहूँगा। और देखिए जब मैं नोट्स पे बनाऊंगा तो मैक्सिमम वीडियो 1 घंटे 2 घंटे 45 मिनट तक का जाएगा। जब मैं वाइट बोर्ड पे पूरा लिख कर उसी क्लास में अगर लिखना शुरू करूँगा तब तो भाई वीडियो उस कारण लंबी जाती है, ठीक है, तब वीडियो लंबी होगी। लेकिन पहले आप इस तरह ये जो आज की जो मैराथन क्लास थी पूरा चैप्टर 1 की, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।